हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि होता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अभी देखो, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को सीखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे आपको रिएक्शंस मिलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म मिलेगा। और अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझना है तो आपको ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कोई भी रिएक्शन जो होता है उसमें रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अभी मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा वो। तो वहां पे क्या होता है, इंटरमीडिएट्स बनते हैं, फिर जाके क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट का जो स्टेबिलिटी है, कितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा या कितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, कहीं ना कहीं वो इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। और इंटरमीडिएट का जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इस पे डिपेंड करते हैं। तो इसलिए अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को अच्छे से समझना होगा। तो जैसा कि मैंने बोला कि कोई भी जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता नहीं है, ये कुछ स्टेप्स में फॉलो होते हैं। तो ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि इसको अगर आप अच्छे से समझ जाओ तो आगे की कहानी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होना जरूरी क्यों है। तो जैसे यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है इसको हम लोग सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, बहुत सारे बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा। उसके बाद आते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अब ये जो अटैकिंग रिएजेंट क्या है, जो कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पे अटैक करते हैं। ये भी आप देखोगे ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होते हैं फ्री रेडिकल। तो यहां पे देखो, थोड़ा सा मैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब क्या होता है, लव। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है मतलब वो न्यूक्लियस को लव करता है, पॉजिटिव चार्ज को लव करता है। तो अगर वो न्यूक्लियोफाइल है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को लव करता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, या तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा और या फिर आप देखोगे उसके पास बहुत ज्यादा लोन पेयर होना पड़ेगा। मतलब उसके पास लोन पेयर होने पड़ेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना पड़ेगा, तब जाके वो क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब वो न्यूक्लियस को लव करेगा। अगर कोई मान लो रिएक्टेंट ऐसा है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब वो इलेक्ट्रॉन को लव करता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, मतलब उसके पास कैसा होना पड़ेगा, वो खुद ही अगर चार्ज पार्टिकल है तो पॉजिटिव चार्ज होना पड़ेगा। या फिर उसके पास आप देखोगे इलेक्ट्रॉन की कमी होनी पड़ेगी, मतलब वो क्या होगा, जैसे वैकेंट डी ऑर्बिटल ये सब होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास होना पड़ेगा, तब जाके वो कैसे बिहेव करेगा, एज इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, कैसे ये बनता है मैं थोड़ी देर बाद ही आपको बताऊंगा। मतलब उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये होते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अभी उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज होता है। अब ये जो बॉन्ड क्लीवेज होता है ये भी दो टाइप का होता है, होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक, उसको मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद बनते हैं इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट में भी तीन टाइप के बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। और उसके बाद बनता है प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। तो ये सारे प्रोसेस के बाद एक रिएक्शन कंप्लीट हो। देखो, आगे का कॉन्सेप्ट समझने के पहले मैं थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देता हूं, क्योंकि उसी पे ऑलमोस्ट सारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आप देखोगे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, ये होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको आप बोल सकते हो केमिस्ट्री के टर्म में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपने पास खींच के रखेगा, वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपको पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं, अलोंग द पीरियड, तो इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। और जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। ठीक है, एक तो आपको ये पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग याद होना पड़ेगा, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग याद होना पड़ेगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखोगे अगर किसी के पास sp हाइब्रिडाइजेशन है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा देन sp2 देन sp3। मतलब क्या है कि अगर कोई sp, मैंने कहा बोला था, sp आपको कहां पे मिलेगा, जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड आएंगे वहां पे आपको नॉर्मली sp मिलेंगे। sp2 कहां पे मिलेगा, जहां पे आप देखोगे नॉर्मली आपको डबल बॉन्ड दिखेंगे। और sp3 कहां मिलेगा, जहां पे नॉर्मली आपको क्या दिखेंगे, सिंगल बॉन्ड दिखेंगे। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होता है डबल बॉन्ड से, और वो ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से। अभी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन रखने का बात आएगा तो वहां पे आप देखोगे ट्रिपल बॉन्ड वाला चाहेगा कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच के रखे, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड।
तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड क्लीवेज। चलो अभी हम लोग बॉन्ड क्लीवेज समझते हैं, लेकिन बॉन्ड क्लीवेज को मतलब बॉन्ड ब्रेक करने को समझने के पहले सबसे पहले आपको ये पता होना पड़ेगा कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि आपको पता है कि एक बॉन्ड बनने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का क्या होना पड़ेगा, शेयरिंग होना पड़ेगा, तब जाके क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं, अभी देखो ये जो बॉन्ड बनता है ये क्या ऐसे दो एटम के बीच में बन सकता है जो कि सेम पावर के हों। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में बोलूं तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, सेम। तो ऐसे बॉन्ड जो होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो एग्जैक्टली क्या होगा, दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे। लेकिन अगर मान लो दो ऐसे एटम के बीच में बन रहा है, मैं एक एग्जांपल से आपको पहले दिखा देता हूं। जैसे मान लो दो ऐसे एटम के बीच, जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन गया, तो अभी आप क्या देख रहे हो, ये दोनों क्या है, ज्यादा इक्वल पावर के हैं। तो इसका मतलब इनके बीच का जो इलेक्ट्रॉन होगा शेयर्ड पेयर्ड ऑफ, वो क्या होगा, दोनों इक्वली शेयर करेंगे। तो ऐसे बॉन्ड को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। और मान लो अगर ऐसा हो गया कि ऐसे दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इस केस में क्या होगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे मान लो ये जो दो इलेक्ट्रॉन आप शेयरिंग से ये बॉन्ड बना है, इस बार क्या है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो ये क्या चाहेगा कि थोड़ा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींच के रखेगा। मतलब इसको थोड़ा कम मिलेगा, इसको थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो अभी देखो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे शिफ्ट हो रहा है तो उसके ऊपर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसे बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अभी आप जब आपको ये बॉन्ड का आइडिया होगा तभी तो आप ब्रेक करना सीखोगे कि कब कैसा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी देखो हम लोग होमोलिटिक क्लीवेज का बात करें, तो होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या हो गया कि जो भी बॉन्ड ब्रेक हो वो इस तरीके से ब्रेक हो कि जो भी दो एटम हो उसको क्या मिले, इक्वल इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मतलब आपको इस तरीके से समझना, अगर मैं स्टोरी के टर्म में इसको बताऊं तो मान लो कि कोई एक फैमिली में दो भाई हैं, दोनों इक्वल पावर के हैं, और उनके बीच में क्या करना है कि प्रॉपर्टी का डिवीजन करना है। तो अभी क्या होगा, अगर दोनों इक्वल पावर के हैं तो दोनों क्या करेंगे, इक्वली क्या करेंगे, दोनों प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लेंगे। तो इस टाइप का जो डिवीजन होता है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होमोलिटिक। अभी केमिस्ट्री के भाषा में अगर मैं इसको समझूं तो जैसे आपको थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था कि जो क्लोरीन था, ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर बोलने का मतलब केमिस्ट्री के टर्म में पावर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल पावर के हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पोलर बॉन्ड होगा, सॉरी नॉन पोलर बॉन्ड होगा। और अभी जब इसके बीच में जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो किस तरीके से होगा, उस केस में दोनों क्या करेंगे, इक्वली पावरफुल होने की वजह से ये बीच से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, और जो बॉन्ड का ब्रेक हुआ वो कहीं ना कहीं इस तरीके से होगा, क्लोरीन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाला क्लोरीन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके का जो बॉन्ड ब्रेक होता है इसको हम लोग बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज, और इसको इस साइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए मीथेन। मीथेन में जो ये कार्बन हाइड्रोजन, मान लो यहाँ पे तीन टोटल कितना कार्बन का बॉन्ड होता है, 4। इसमें ये एक बॉन्ड को मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मान लो ये कार्बन हाइड्रोजन है, इन लोगों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इसलिए अगर यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब ये अगर होमोलिटिक क्लीवेज होगा, मतलब इस तरीके से क्लीवेज हो कि एक इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रख ले और ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख ले, तो ऐसे टाइप का जो बॉन्ड ब्रेक होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलिटिक क्लीवेज। तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। जैसे मैंने डिस्कस किया था ना आप लोगों का कि बीच बॉन्ड क्लीवेज की क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल। देखो आगे हम लोग को इन्हीं सब की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, तो अगर मुझे यही पता नहीं होगा कि फ्री रेडिकल होता क्या है तो उसके स्टेबिलिटी को आप कैसे समझोगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सारा चीज पहले हम लोग डिस्कस कर ले, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को पढ़ेंगे। तो आपको एक बात समझ में आ गया, इसका मतलब क्या है कि जो फ्री रेडिकल बनता है वो किस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज से बनता है, वो बनता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज का। तो अभी आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा कि होमोलिटिक का मतलब क्या हो गया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हेट्रोलिटिक में क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि जैसे मान लो इस बार इसमें दो केस हो सकता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए ले लिया CH3
Cl, इस तरीके से। अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि कार्बन और क्लोरीन, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अलोंग द पीरियड अगर हम लोग जाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस बार क्या होगा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो कौन चाहेगा? कि क्लोरीन चाहेगा कि वो उसके पास रहे। तो मान लो अगर इस बार जैसे यहाँ पे क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, अभी बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो गया कि ये जो दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या किया? क्लोरीन अपने ऊपर लेके चला गया, मतलब वो ज्यादा पावरफुल था, दोनों सारा प्रॉपर्टी अपने पास रख लिया। तो इस टाइप का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो उस टाइप के बॉन्ड ब्रेक को हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। और इस केस में देखो, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले लिया, तो इसके ऊपर क्या आएगा? एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब क्या? नेगेटिव चार्ज चला गया, तो इसके ऊपर क्या आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो बन गया, ये बन गया ये CH3+। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। ये होता है कार्बोकैटायन। मतलब क्या है कि आपको एक बात समझ में आ रहा है, ये भी एक टाइप का क्या होता है? इंटरमीडिएट। देखो इंटरमीडिएट 3 टाइप के होते हैं, एक कार्बोकैटायन, कार्बोनायन और एक फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल हमने सीख लिया कि कैसे बनता है, वो होमोलिटिक क्लीवेज से बनता है। और कार्बोकैटायन कैसे बना? ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बना। ठीक है, अभी हम लोग एक कार्बोनायन भी देख लेते हैं कैसे बनता है। तो इसका सेकंड केस देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इस बार ये CH3 एक ऐसे ग्रुप से लगा हुआ है, जैसे मान लो मेटल से हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा ग्रुप मान लेते हैं। यहाँ पे एक ग्रुप में मान लिया कोई G है। अभी ये जो है कार्बन जो है वो क्या है? इस G से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ज्यादा पावरफुल का है। तो इस बार जैसे मान लो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये इस बार क्या हुआ? कार्बन दोनों का दोनों अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, तो इस बार भी क्या हुआ? ये जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ नहीं इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को भी हम लोग क्या बोलेंगे? हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बोलेंगे। और एज देखो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हुआ? ये कार्बन ले लिया, इसके लिए इसके ऊपर क्या आएगा? एक नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो भी ग्रुप है इसके ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे ये जो इंटरमीडिएट बना, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन है। ठीक है, तो इसका मतलब जो 2 टाइप का इंटरमीडिएट जो होता है वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज से बनता है, एक कार्बोकैटायन और एक कार्बोएनायन। अभी देखो यहाँ पे एक चीज और आपको थोड़ा सा देखना है, आपने नोटिस नहीं किया होगा, मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे मैंने जब होमोलिटिक क्लीवेज किया था तो देखो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, उसको हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया था। लेकिन जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज हुआ तो मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? एक फुल एरो से इसको रिप्रेजेंट किया, जिसको हम लोग कर्व एरो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट होता है, जैसे देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर कहाँ पे गया? कार्बन पे गया। तो इस एरो को हम लोग उस तरीके से दिखाते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे जाके जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, ये सब साइन यूज किया होगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि फुल एरो है मतलब क्या है? दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरे जगह पे गया है। और अगर हाफ एरो मतलब क्या है? वहां पे होमोलिटिक क्लीवेज हो। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है क्यों है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक टाइप का बच्चा है, वो घर में शांत नहीं बैठ सकता है। वो क्या होगा? कभी अपने घर में खेलेगा, कभी पड़ोसी के घर में चला जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, अगर वो कहीं पे जा रहा है तो उसके पीछे का कुछ ना कुछ रीजन होगा। उसी तरीके से केमिस्ट्री में क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके पीछे का क्या होता है? कुछ ना कुछ रीजन होता है। या तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, या फिर कुछ ना कुछ अटैकिंग रिएजेंट जो होंगे उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। तो ये सारा जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस थिंग्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। तो अभी देखो ये जो इफेक्ट होंगे ये 2 तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है परमानेंट इफेक्ट और एक होता है टेम्पोररी। देखो टेम्पोररी का मतलब क्या होगा? जैसे इसको पहले हम लोग एक स्टोरी से समझ लेते हैं कि जैसे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जब एग्जाम आता है तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो उनका जो पढ़ना स्टार्ट करना हुआ वो किसके वजह से हुआ? वो एग्जाम आने की वजह से हुआ। एग्जाम आया तब जाके वो पढ़ना स्टार्ट की। तो ये जो इफेक्ट था वो क्या था? टेम्पोररी था, मतलब एग्जाम खत्म पढ़ना भी बंद। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग टेम्पोररी इफेक्ट बोल सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो ये टेम्पोररी इफेक्ट कब होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये कब होगा? इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन अटैकिंग रिएजेंट, वो आएगा तो ये इफेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ऐसे इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्पोररी। और इसमें आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं परमानेंट इफेक्ट का। परमानेंट जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है वो क्या है? वो परमानेंट होता रहेगा।
जैसे मान लो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, पूरे थ्रू आउट द ईयर पढ़ते रहते हैं, तो वो इफेक्ट कैसा है, वो एक परमानेंट इफेक्ट है। तो ये परमानेंट इफेक्ट में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है क्या क्या, तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हम लोग को पढ़ना है रेजोनेंस, और मेसोमेरिक इफेक्ट, और थर्ड होता है हाइपर कंजुगेशन। तो ये जो तीन इफेक्ट है ये कैसे हैं, परमानेंट है, और ये क्या है, टेम्पोररी है। अभी एक चीज थोड़ा सा और आप लोग समझ लोगे तो ये इफेक्ट को समझना और भी आसान होगा। जैसे हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन के बीच। जैसे कि आपको एक चीज पता होगा कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि कभी भी किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है, जैसे यहाँ पे ये पहला बॉन्ड बना, ये बॉन्ड कैसा होगा, ये बॉन्ड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और देखो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, तो इसलिए ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतना ज्यादा फ्री टू मूव नहीं होते। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लो कि अगर बच्चा अपने पेरेंट्स के अंडर में है, घर में पेरेंट्स बैठा हुआ है, तो वो ज्यादा इधर उधर नहीं करेगा। वही सेम चीज सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव नहीं करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, वो बनता है पाई बॉन्ड। ये कैसा है, पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत ही फ्री टू मूव होते हैं, ये बहुत ज्यादा मूव करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी इफेक्ट हम लोग बात करने वाले हैं वहां पे या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो आई थिंक ये दो पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए। तो चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो देखो ये इंडक्टिव इफेक्ट का आइडिया थोड़ा पहले ही मैंने आप लोग को दे दिया है, लेकिन बताया नहीं था कि मैंने वो इंडक्टिव इफेक्ट है। मैंने आप लोग को समझाया कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में। कभी भी जब दो ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है जो इक्वल पावर के होते हैं, मतलब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच होते हैं, तो उनका जो बॉन्ड होता है उनके बीच का वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। मतलब दोनों क्या करेंगे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। लेकिन वही अगर दो ऐसे एटम के बीच में बॉन्ड बना जिसके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है, मतलब डिफरेंस है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन उसके पास रहे, और थोड़ा सा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता भी है। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का हिस्सा थोड़ा कम मिलेगा। तो इसलिए जो ज्यादा अपनी तरफ खींच के रखा है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके ऊपर एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरे के ऊपर क्या आता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो अभी ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो चार्ज का क्रिएशन हुआ, क्यों हुआ, ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यही जो इफेक्ट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए अभी मैं इसको अच्छे से समझाता हूं। तो सबसे पहला तो एक बात आप लोग याद रखोगे कि ये जो इफेक्ट होगा ये एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मतलब ऐसा इफेक्ट जिसके लिए किसी भी दूसरे रिएजेंट का आने का दरकार नहीं है, ये मॉलिक्यूल के बीच में ऑटोमेटिक होता रहेगा। दूसरा, इसमें होता क्या है, इसमें होता है मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये सब सारा चीज मैंने आप लोग को बता दिया है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ताकि अभी आपको समझ में आना चाहिए, मुझे फिर से नहीं बताना पड़े। तो यहाँ पे क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स। तो मतलब क्या है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे जैसे ये मेन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से दूर होता जाएगा, ये डिस्टेंस के साथ ये इफेक्ट कम होता जाता है। ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इग्नोर कर सकते हैं ये इफेक्ट को, इग्नोर आफ्टर 3 कार्बन एटम। अभी ये सारा पॉइंट जो मैंने आपको बताया उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। चलिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो एक मॉलिक्यूल है, इसमें ये कार्बन और क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो अभी ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको अपने तरफ खींचेगा, और इसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अभी देखो जैसे ही कि इसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, अभी इसके बगल वाला जो एटम है उसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होंगे। हाँ, इतना नहीं होंगे लेकिन थोड़ा होंगे, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा और अपने तरफ खींचेगा। इसके ऊपर क्या होगा, थोड़ा और कम, इससे कम एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, जिसको हम लोग डबल डेल्टा प्लस या डेल्टा डबल प्लस ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी क्या होगा, फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन हाँ इतना नहीं खींच पाएगा, थोड़ा इससे भी कम, मतलब इसको हम लोग ट्रिपल प्लस ऐसे दिखा सकते हैं या 3 डेल्टा प्लस करके दिखा सकते हैं। तो ये इफेक्ट क्या देख रहे हो, जैसे जैसे क्लोरीन से हम लोग दूर जाते जा रहे हैं, ये इफेक्ट क्या होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। नॉर्मली इसको 3 कार्बन के बाद हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे ये इफेक्ट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अभी देखो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है, अभी यहाँ पे तो आपको कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिख नहीं रहा है, तो अभी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने वो चीज पहले आपको समझाया। देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब ये जो दोनों कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, मतलब ये कार्बन sp वाला है, ये कार्बन भी क्या है, sp वाला है, अलग अलग ही लिख देते हैं। ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज है, इसका भी कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज। ये देखो 3 यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, sp2, और ये क्या हो गया, sp2। अभी आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ रहा होगा कि अभी sp और sp2 में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, वो sp है। इसका मतलब ये है क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्या आएगा, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। अभी सेम ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर थोड़ा और कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का डिफरेंस नहीं दिखेगा, आपको ऐसे बॉन्डिंग करके वो लोग पूछ सकते हैं, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे और किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, जैसे मैंने आप लोग को अटैकिंग रिएजेंट के बारे में बताया, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब बताया, तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें कौन सा कार्बन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक साइट है, मतलब जहां पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है, न्यूक्लियोफाइल। तो जैसा कि मैंने बोला, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज को लव करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहां पे अटैक करेगा, इसको यहाँ नेगेटिव दिखेगा, यहाँ पॉजिटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा। और मान लो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल जिसको क्या चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन को लव करता है, मतलब जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वो वहां पे अटैक करेगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट समझना बहुत ही जरूरी है। अभी हम लोग और भी इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मान लो अभी ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, या तो कोई ऐसा एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने तरफ, या फिर अभी आप देखोगे ये 2 टाइप का होता है। एक मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और ये जो प्रोड्यूस करते हैं ये -I इफेक्ट शो करते हैं। इसका थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, -I का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, यहाँ पे हमने ये वाला एग्जांपल लिया था, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि इस केस में ये क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है इससे, तो इसके ऊपर क्या आ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, विथड्रॉ करता है, अब ऑब्वियस सा बात है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वैसे ही इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करना। इसी का रिवर्स हो सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे मान लो अगर ऐसा ही होता कार्बन का चेन, और यहाँ पे कोई मेटल लगा दिया मैंने, मान लो ये मेटल है, तो अभी ये मेटल क्या करेगा, मेटल और नॉन मेटल में मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, तो ये क्या करेगा। या फिर मान लो यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लग गया जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। अभी हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप कौन से हैं
और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले कौन कौन से ग्रुप है मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। तो मान लो कि ये ऐसा एक ग्रुप है जो कि क्या करता है, इस सिस्टम पे इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, कैसा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। और ये जो ग्रुप है इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक बात समझ में आ गया कि प्लस आई इफेक्ट कहां पे होगा, माइनस आई। माइनस आई का मतलब ऐसा ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है, प्लस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें आपको कुछ एक ऑर्डर याद करना पड़ेगा। जैसे माइनस आई बहुत सारे ग्रुप में ये सारे जो है वो नेगेटिव माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, तो अभी इसका आपको ऑर्डर याद रखना पड़ेगा कि कैसे। जैसे मान लो अगर NH3 भी आ गया और साइनाइड भी आ गया, तो इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर रखता है, तो वो NH3 रखता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो इसका सीक्वेंस याद करने के लिए बहुत सारे ट्रिक है। जैसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी, ऑल डे। यहां से आप लोग ऊपर वाला याद करो, नेहा, NH3, नूरी, सानिया, सेल्फी, ऑल डे। ठीक है, हमको किसी भी तरह इसको याद करके रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी कोड से याद कर लेते हैं। नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी, ऑल डे। यहाँ पे कीटोन है, इसको याद रखो, किट्टू। किट्टू को एसिडिटी, किट्टू को क्या हो गया, एसिडिटी हो गया। ठीक है, कब से एसिडिटी हो गया, कल से। ठीक है, किट्टू को एसिडिटी कब से है, कल से, कोई नहीं। और यहां पे देखो ये सारा क्या है, हेलोजन ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेलिन। अभी देखो हेलोजन में आपको तो याद ही होगा सबसे ज्यादा कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। तो हम लोग यहां तक याद कर लिए। देखो क्या, नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी, ऑल डे। किट्टू को एसिडिटी कब से है, कल से है, कोई नहीं, हेलिना। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, अल्का और अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्का और नेहा फोन पे है। ठीक है, फोन पे से फोन क्या आएगा आपका, ये फेनाइल ग्रुप आएगा। तो इस तरीके से ये कोड से आप लोग याद रख सकते हो, या फिर जो भी कोड आपको अच्छा लगता है बनाओ और इसको याद रखो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, नेहा, नूरी, सानिया, सेल्फी, ऑल डे। किट्टू को एसिडिटी कब से है, कल से, कोई नहीं, हेलिना। हेलिना में क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अल्का और नेहा फोन पे। इस तरीके से आप माइनस आई ग्रुप को याद रखोगे। प्लस आई वाला बहुत ही इजी है, प्लस आई वाले में ज्यादा है नहीं। इसमें जितने भी एल्काइल ग्रुप आते हैं, एल्काइल ग्रुप इसमें आते हैं, जैसे इसमें, और इसमें भी जो इसका ऑर्डर है वो 3 डिग्री क्या है, ज्यादा होगा, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 1 डिग्री वाले में अगर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो ज्यादा इफेक्ट शो करेंगे। मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप ज्यादा। जैसे देखो 3 डिग्री किसको बोलते हैं, मैंने आप लोगों को जब डिग्री ऑफ कार्बन वगैरह समझाया था तो वहां पे समझाया था 3 डिग्री किसको बोलेंगे, जहां पे कोई भी कार्बन 3 दूसरे कार्बन से अटैच्ड है। तो मान लो यहाँ पे अगर 3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, तो ये जो कार्बन है कैसा है, 3 डिग्री कार्बन है। तो अगर 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो ये क्या होगा, ये ज्यादा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई, विथ रेस्पेक्ट टू 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब कार्बन क्या होगा, 2 अदर कार्बन से अटैच्ड होगा। यहाँ पे मान लो एक एच लगा दिए, यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये हो गया 2 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच्ड होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ऐसा ले लेते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे मान लो ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप। तो ये 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इसको आप लोग याद रखोगे। हाइड्रोजन वाले में भी आप लोग याद रखना कि जो ट्राइटियम है वो ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है ड्यूटेरियम से देन सिंपल हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपको ये माइनस आई और प्लस आई ग्रुप याद होना चाहिए, तभी आप इसके एप्लीकेशन को अच्छे से समझ पाओगे। चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन होता है कि हम लोग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को अगर हमको जज करना होता है तो यहाँ पे ये इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग को हेल्प करता है। जैसे
जैसे मान लो कार्बोकेटाइन जो होगा, कार्बोकेटाइन आपको समझ में आ गया, कार्बन के ऊपर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोकेटाइन जैसे कार्बन क्या हो सकता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, वैसे कार्बोकेटाइन भी क्या हो सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं। तो अगर मान लो मैंने बात किया कि ये एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है, एक ले लेते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और एक ले लेते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, सेम कार्बन का। ठीक है, इस तरीके से क्या है कार्बोकेटाइन है। तो अभी इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा ये मुझे जज करना है। एक और ले लेते हैं, चलो यहाँ पे काम करते हैं, कार्बन यहाँ पे एक हैलोजन लगा देते हैं। अभी हमको बताना है कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो अभी उसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो देखो ये कार्बोकेटाइन जो होता है ये कैसा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या है, ये अनस्टेबल होता है। कोई भी चीज पे जितना कम चार्ज होगा वो क्या होगा, उतना स्टेबल होगा। तो अभी ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा था, ये कार्बोकेटाइन कैसा है, ये अनस्टेबल है। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करे तो वो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो आप सिंपली सोचो कि यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है इसमें ये अल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी क्या हो रहा है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। तो अभी क्या करेंगे, ये तीनों मिलके इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, थोड़ा कम कर देंगे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ पे अगर मैं बात किया जाए तो ये अल्काइल ग्रुप लगा है जो कि क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप क्या करे, इस कार्बोकेटाइन को क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके रेस्पेक्ट में। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक ही अल्काइल ग्रुप है जो कि क्या कर रहा है, उसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन तीनों में जो 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल है, किससे, 2 डिग्री से, देन 1 डिग्री से। अभी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये जो कार्बोकेटाइन है यहाँ पे आप देख रहे हो 2 क्लोरीन लगा हुआ है। अभी आपको ये पता हो गया कि हेलोजन जो होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अभी देखो ऑलरेडी इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, अभी अगर कोई इलेक्ट्रॉन इससे खींच ले रहा है तो क्या होगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, और भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसका बात करूं तो ये क्या होगा, इन तीनों के अगर मैं नंबरिंग दे दूं, जैसे मान लो इसको मैंने बोला 1 2 3 और ये क्या हो गया 4। तो इसी ऑर्डर में अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोलूं तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और सबसे कम आएगा क्या। तो आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो कम करेगा वो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, और जो उसके पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देगा। चलिए और भी एप्लीकेशन देखते हैं। इस बार हम लोग बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल भी कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि क्या होता है, कार्बोकेटाइन की तरह ही होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं वही 3 डिग्री का बात करूं, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल का मतलब जैसे 3 डिग्री कार्बन है, इसके ऊपर क्या है, एक फ्री रेडिकल है। अगर यहाँ पे 2 डिग्री एक फ्री रेडिकल ले लेते हैं, और एक 1 डिग्री ले लेते हैं, और अगर आप चाहो तो लास्ट वाले केस की तरह एक ऐसा एक फ्री रेडिकल ले लो जहां पे क्लोरीन लगाओ। अभी मुझे बताना है कि ये चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो हम लोग किस तरीके से सोचेंगे, देखो यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल है मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अगर मैं इस कार्बन का बात करूं तो इस कार्बन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा 2 4, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, मतलब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। फुलफिल क्या होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट, मतलब 8 होना चाहिए। अभी देखो ये पूरा ये जो है ये लोग क्या कर सकता है, उसके 8 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा तो नहीं कर सकता है कंप्लीट तरीके से, लेकिन हाँ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देके उसको थोड़ा सा हल्का महसूस करा सकता है। जैसे मान लो अगर मुझे बहुत भूख लगा है और अगर मुझे कोई पूरा मील नहीं देता है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा मील मुझे कहीं से मिल जाए तो भी क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। सेम वही चीज यहाँ पे होगा। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3 अल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे,
तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का कमी थोड़ा ज्यादा कंप्लीट हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो एल्काइल ग्रुप लगा है, ये दोनों मिलके देंगे और यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप दे रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को। तो इसका मतलब इन तीनों में अगर मैं कंपेयर करूं तो ये ज्यादा स्टेबल देन ये, फिर ये। और ये वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो अगर ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन के खींच लिया, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं और ज्यादा इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को बढ़ा दिया, तो इसलिए क्या होगा, ये कम स्टेबल हो जाएगा। तो इसका भी ऑर्डर अगर मैं इस तरीके से बोलूं 1 2 3 4, तो मैं ऑर्डर ऐसा बोल सकता हूं 1 2 3 देन, ठीक है। तो ये हो गया फ्री रेडिकल का। कहीं ना कहीं आप इस तरीके से आप कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल दोनों का क्या होता है, कहीं ना कहीं सेम ही होता है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से भी याद रख सकते हो। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कार्बन आयन का। तो कार्बन आयन, जैसा कि मैंने बोला कि कार्बन के ऊपर कैसा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे भी वैसा ही देख लेते हैं, आपको आई थिंक अब अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, ये 3 डिग्री कार्बन आयन बना लेते हैं, एक 2 डिग्री बना लेते हैं, और एक 1 डिग्री ले लेते हैं। और एक वही लास्ट वाला, एक क्लोरीन वाला एटम ले लेते हैं। इसमें अभी मुझे स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो अभी देखो, ये यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई मान लो ऐसा ग्रुप आ जाए जो कि उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा कम करे, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो अभी आप ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अभी ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मान लो ऑलरेडी अगर मेरा पेट भरा हुआ है और फिर से कोई मुझे खाना खिलाए, बोले और खाओ और खाओ, तो क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है, आप नहीं खाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग ऑलरेडी ये नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पे दे रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा इस बार। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये लोग दो एल्काइल ग्रुप लगाए जो कि इसको क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, इससे थोड़ा कम स्टेबल होगा। और ये जो होगा, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको इलेक्ट्रॉन का सप्लाई दे रहा है। तो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं, तो इस बार क्या होगा, देखो ये सबसे ज्यादा इनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा चार्ज हो गया। तो ऑर्डर कुछ ऐसा होगा कि 1 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, और 3 डिग्री कार्बन आयन से ज्यादा स्टेबल, इस तरीके से। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो इस बार आप क्या देख रहे हो कि देखो, इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम करना है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने तरफ, तो इसके लिए अच्छा है ना, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस बार अगर मैं ऑर्डर का बात करूं, ये 1 2 3 4, तो आप देखोगे इस बार 4 ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, और फिर आएगा। तो ये 3 एप्लीकेशन थे जिसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन को समझ सकते थे। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को समझने के लिए हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करते हैं। और भी कुछ अच्छा अच्छा इसका एप्लीकेशन है, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहला ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जहां पे COOH ग्रुप लगे होते हैं। अभी देखो, एक चीज आपको थोड़ा सा और समझना होगा, जैसे कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग कब होता है, तो जैसे मान लो एसिड का मतलब क्या होगा, वो H+ क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH ऐसा। तो अगर ये H+ रिलीज करेगा तो क्या बनाएगा, CH3COO- और H+ बनाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, ये एसिड कितना स्ट्रांग है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड करेगा कि ये H+ निकालने के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है ये कितना स्टेबल है। मतलब मान लो अगर मुझे कोई मुझसे अगर लोन मांग रहा है, ठीक है, तो मैं अगर उसको पैसे देने के बाद भी अगर मैं स्टेबल हूं, मतलब मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, तब तो क्या होगा, इसका मतलब मैं उसको लोन दूंगा। और मान लो मेरे पास ही पैसे नहीं है, उसको देने के बाद मेरी स्थिति बिगड़ जा रही है, तब क्या होगा, मैं उसको लोन नहीं दूंगा। तो उसी तरीके से ये H+ रिलीज करना कहीं ना कहीं इस पे डिपेंड करता है कि ये एसिड से H+ निकालने के बाद ये जो बना वो कितना स्टेबल है। अगर ये मोर स्टेबल है तो इसका मतलब क्या होगा, एसिड भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। अगर ये स्टेबल है तो एसिड भी क्या होगा, मोर। तो अगर आप इसके स्टेबिलिटी को समझ जाते हो तो आप देखोगे वहां से क्या होगा
कि आप एसिड के भी स्ट्रेंथ को कौन ज्यादा स्टेबल होगा आराम से पहचान सकते हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये 4 मैंने कंपाउंड दिया है, इसमें आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे ये क्या होगा, ये CH3 ये जब टूटेगा, जब H+ देगा तो कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा CH3। COOH का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। COOH यहां से क्या होता है, H निकल चुका है, मतलब ये जो बना इसका क्या बना, इसका रेस्पेक्टिव कंजुगेट बेस बना। ठीक है, अभी जैसे मान लो अगर मैं इसका बात करूं तो यहां पे क्या होगा, ये CH2, यहां पे एक F लगा देते हैं, और ये COO-। ठीक है, इसमें क्या है, 2 फ्लोरीन है, COO-, और यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगा हुआ है। अभी देखो इसके स्ट्रेंथ को मुझे कंपेयर करना है, मतलब क्या है, अभी मैंने आपको समझाया कि इसमें जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो जो इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा वो क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, और बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है। तो एक फ्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेगा, तो ये क्या करेगा, इससे तो क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को और कम कर देगा। यहाँ पे देखो 2 फ्लोरीन लग गए, तो ये दोनों फ्लोरीन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींचेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा चार्ज कम हो जाएगा, मतलब ये और स्टेबल हो गया। और यहाँ पे 3 फ्लोरीन लगे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने तरफ खींच रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को और बढ़ा देगा। मतलब अगर मैं इसमें बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 4 होगा। उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर लिखते हैं, 4 सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर क्या होगा 1। मतलब अगर मैं एक वर्ड में इसको अगर आपको समराइज करूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर +I वाला ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, और अगर -I वाला ग्रुप लगा है तो वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। जैसे इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -I इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा +I इफेक्ट। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना कि जहां पे जितना ज्यादा नेगेटिव वाला -I वाला ग्रुप लग जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और अगर +I वाला लग गया तो क्या करेंगे, उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। तो देखो जैसे कि हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमाइन किया विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, वैसे ही आप अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ को भी डिटरमाइन कर सकते हो। वहां पे भी सेम फंडा होगा। अल्कोहल देखो, अगर उसके एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब वो H+ रिलीज करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। जो ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को कम करेगा वो क्या करेगा, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ पे, जैसे देखो ये यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, अभी यहाँ पे ये कैसे टूटेगा, ये H+ और यहाँ पे क्या आएगा, O-। अभी ये जो NO2 है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है तो इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, थोड़ा कम करेगा, मतलब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। यहाँ पे तो OH है नहीं, इसको छोड़ दो। अभी देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, OR। जब मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया था तो वहां पे क्या था, NO2 और OR में क्या होता है, NO2 क्या था, सबसे पहला प्रायोरिटी में था, OR क्या है, वो बाद में आता है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन इसके रेस्पेक्ट में बहुत कम खींचेगा, इसलिए क्या होगा, ये इसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये इसको थोड़ा कम स्टेबल करेगा। तो अगर मैं ऑर्डर का बात करूंगा तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ये सेकंड, और फिर आएगा थर्ड। तो इस तरीके से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के हेल्प से एसिडिक स्ट्रेंथ, इंटरमीडिएट्स के स्टेबिलिटी, ये सबको अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अभी ये वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए इसलिए मैं आज एक ही इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एक साथ में सारा इफेक्ट को कम कम एक्सप्लेन करने से बेटर है कि मैं एक इफेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। थैंक यू वेरी मच।